हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और इसी पढ़ाई के मैं आपकी मदद के लिए मैं आज से आपके लिए लेके आया हूँ रिवीजन सीरीज, विज्ञान की रिवीजन सीरीज। और इसमें फटाफट की गति से रिवीजन करेंगे, एक ही वीडियो में एक चैप्टर। और इस तरीके से ये आपका 16 वीडियो में पूरे किताब का रिवीजन हो जाएगा। ये पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस है, इसलिए ये सभी बोर्ड के लिए उपयोगी है। इसलिए इसे पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें। तो आइए शुरू करें। पहला अध्याय जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है इसको जानते हैं। वह सभी परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन या फिर रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसके रंग में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है। तो रासायनिक समीकरण को जब आपको लिखना हो तो दो तरीके से आप लिख सकते हो। एक है शाब्दिक समीकरण के रूप में, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर दूसरा है कि आप लिख सकते हो किस कैसे, उसके सूत्रों के द्वारा, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन या मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन दो है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं असंतुलित समीकरण। और इधर है आपका संतुलित समीकरण, इसमें दोनों तरफ बराबर हैं। ये संतुलित समीकरण करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? कहा जाता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो किसी पदार्थ का निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। इसलिए अभिकारक एवं उत्पाद दोनों में परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। अभिकारक क्या होता है? तो किसी पदार्थ में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। और इसके बाद समीकरण की पूरी जानकारी देने के लिए ठोस, द्रव और जलीय विलयन और गैस को दिखाने के लिए एस, एल, ए, क्यू और एस, जी को हम दिखा देते हैं। अब आज जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य रूप से 5 प्रकार हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, इसी के अंतर्गत ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। उसके बाद है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। इसके अंतर्गत ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी नहीं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। उसके बाद है तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया भी इसको कह देते हैं। और पांचवा है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन के प्रभाव के कारण ही संचारण एवं विकृत गंधिता होती है। उष्मा शोषित उष्मा शोषित या उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी कि जिस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा निष्कासित होती है उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आइए अब इसको जानें। देखिए, कंकाली समीकरण असंतुलित समीकरण को कहते हैं। कुछ ऐसे भी समीकरण होते हैं जिसे संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसके उदाहरण यह यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं। अब देखिए आगे, रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है। और जो नया पदार्थ मिलता है नए गुणों वाला, वो क्या है? उत्पाद या प्रतिफल कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यह है अभिकारक और यह है प्रतिफल या उत्पाद। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें मुख्य रूप से हम इन प्रेक्षणों को नोट करते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण: भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें मुख्य रूप से 4 परिवर्तन हमें देखने को मिल सकता है। इनमें से यह जरूरी नहीं है कि सारे परिवर्तन एक ही अभिक्रिया में दिखे, या अलग अलग अभिक्रिया में भी आपको दिख सकते हैं। जैसे कि अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के 2 तरीके हैं। पहला है शब्द समीकरण के रूप में, दूसरा है रासायनिक समीकरण के रूप में। शब्द समीकरण यानी शब्द के द्वारा हम इसको दिखाते हैं, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, यह अभिकारक है, और जिंक सल्फेट हाइड्रोजन, ये इसका उत्पाद या प्रतिफल है। रासायनिक समीकरण जिसमें रासायनिक सूत्रों के द्वारा हम क्या करते हैं? रासायनिक सूत्रों के द्वारा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या बन जाता है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये क्या है? रासायनिक समीकरण है। अब आगे हम इसमें जानते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक
चिन्ह या सूत्रों के द्वारा अभिकारक उत्पादों के रासायनिक सूत्र की सहायता से भौतिक अवस्था के साथ लिखने का एक तरीका है, जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। आगे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, न ही विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी कि अभिकारक एवं उसके बाद यानी कि उत्पाद या प्रतिफल के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अब आगे देखिए कि इसको संतुलित करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप इसके चारों तरफ बॉक्स बना लीजिए, और बॉक्स बनाने के बाद अभिकारक को एक तरफ और उत्पाद को दूसरी तरफ लिख लीजिए। जैसे कि आयरन यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लिया, फिर इधर 3 है 3, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 और इधर 4। फिर क्या करेंगे कि इसके ध्यान रखना है कि इसके गुणांक यानी कि आप यहाँ पे कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते, आपको परिवर्तन इसी क्षेत्र में करना होगा। तो अब यहाँ पे जैसे देखिए सबसे बड़ा क्या है जो अंतर है वो है ऑक्सीजन का। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, इसलिए क्या किया गया कि यहाँ पे 4 लगा दिया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया लेकिन हाइड्रोजन असंतुलित है, तो इधर 8 हो गया हाइड्रोजन, इधर 4 ही है, तो इधर फिर से हमने 4 लगा दिया। ये देखिए 4 लगा दिया, तो अब क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संतुलित हो गए। लेकिन आयरन असंतुलित है क्योंकि इधर 3 है, इधर 1 ही है, तो इसलिए हमने इधर 3 लगा दिया। तो ये अब क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इसमें इसको दर्शाने के लिए, इसको अधिक स्पष्ट करने के लिए इसके साथ क्या कर दिया गया है, इसकी भौतिक अवस्था को लिख दिया गया। जैसे कि FeS यानी कि ठोस है, ये गैसीय अवस्था को दिखा रहा है, यानी कि भाप, ये ठोस अवस्था है और ये गैस है। कुछ रासायनिक परिवर्तन में यदि जरूरत पड़े तो ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र कर देती है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य रूप से जो प्रकार होते हैं, पहला है संयोजन प्रकार। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन नाम से ही क्लियर है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक इसमें मिलके एकल उत्पाद या प्रतिफल का निर्माण करते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये 2 अभिकारक है, ये मिलके एकल उत्पाद बना है। उसी तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सभी क्या है, ये सभी हैं उदाहरण किसके, संयोजन अभिक्रिया के। तो वैसी संयोजन अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के यानी कि प्रतिफल या उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मीथेन गैस के साथ जब दहन होता है तो उससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल और उष्मा का उत्सर्जन होता है। श्वसन भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज का दहन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा यानी कि ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। जैसे कि A है तो इससे 2 उत्पाद बना B + C। तो जो ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उष्मीय वियोजन यानी कि उष्मा के द्वारा इसका वियोजन होता है, यानी कि 2 चीज़ें, एक अभिकारक टूटकर 2 में परिवर्तन होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलता है। फेरस सल्फेट का हरा रंग लाल भूरा रंग का हो जाता है। इसी तरीके से चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसके बाद है वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन यानी विद्युत धारा प्रवाहित करके जिसका वियोजन किया जाता है उसे हम कहते हैं वैद्युत वियोजन। जैसे कि जल को जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उससे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। इसके बाद है प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन को क्या कहा जाता है, प्रकाश के वियोजन। वियोजन अभिक्रियाएं अधिकतर उष्माशोषी प्रकृति की होती है। उष्माशोषी यानी कि इसमें उष्मा की आवश्यकता होती है। इन अभिक्रियाओं में ऊर्जा सामान्यतः उष्मा, प्रकाश या विद्युत के रूप में अवशोषित होती है, यानी कि उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको लिया जाता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड
को जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाती है। सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग हो जाती है। आगे देखिए कि सिल्वर क्लोराइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है और इसी सिल्वर का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। अब है उष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसी के यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे कि ज़्यादा ताकतवर बच्चा अपने से कमज़ोर बच्चे को अपनी सीट से या वो जहाँ पे बैठना चाहे उस सीट से उठा देता है और खुद बैठ जाता है। उसी तरीके से जैसे आयरन कॉपर सल्फेट में जब डाला जाता है यानी कि आयरन की कील को जब आप कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो उससे क्या होता है कि फेरिक सल्फेट यानी कि आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है। यानी कि ये हो जाता है लोहे की कील का रंग भूरे रंग की कॉपर की परत इस पर जम जाती है और कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा हो जाता है। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट को जब मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। आगे देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, बेरियम से क्या बना, सोडियम के साथ क्लोरीन मिल गया तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम के साथ सल्फेट मिल गया तो बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट सफ़ेद अविलेय अवक्षेप है। अवक्षेप जैसे कि दूध को आप जब गर्म करते हो तो मलाई जम जाती है, उसी तरीके से ये अवक्षेप होता है यानी कि ठोस के रूप में ये ऊपर में जम जाती है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सभी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं अवक्षेपन अभिक्रियाएं नहीं होती है। इसके बाद दो उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखिए उपचयन एवं अपचयन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड। अपचयन अभिक्रिया जब ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन अलग हो गया तो यहाँ इसलिए क्या है, अपचयन है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बढ़ गया तो यह है उपचयन अभिक्रिया। और ये जब दोनों एक साथ होती है तो इसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। संक्षारण। संक्षारण मतलब किसी धातु का कमजोर होना। जब कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्रता यानी कि नमी अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो धातु की परत कमजोर होकर संक्षारित हो जाती है। जैसे कि इसका उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, चांदी की पर काली परत पड़ना, तांबे के ऊपर हरा परत पड़ना संक्षारण के उदाहरण है। संक्षारण से बचाने का उपाय है कि इसके ऊपर यसद लेप यानी कि जिंक की एक पतली सी परत चढ़ा दी जाए। विद्युत लेपन करना, पेंट करना, ये सब संक्षारण से धातु को बचाने का उपाय है। विकृत गंधिता। जब वसा युक्त यानी कि जिसमें फैट कहे तो घी वगैरह या बटर वगैरह से बनी हुई चीज़ें या तेल वाली चीज़ें जब वायु के संपर्क में आती है तो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है जिसके कारण उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता को रोकने को उपाय है कि प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करें, यानी कि ऐसी चीज़ें उसमें मिला दें जिससे कि ऑक्सीकरण कम हो। फिर दूसरा है वायुरोधी बर्तन, यानी कि ऐसे बर्तन में रखें जिसमें कि हवा ना पहुँच जाए। उसके बाद है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके और शीतलन यानी कि फ्रीज में रख के। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होंगी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।